ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीकॉम ऑनर्स CBCS का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर जो इस ईयर 2021 में हुआ है। एज वी ऑल नो कि ड्यू टू कोरोना देयर वाज ऑनलाइन टीचिंग गोइंग ऑन फॉर द लास्ट ईयर। सो आपका एग्ज़ाम भी OBE ओपन बुक एग्ज़ाम था, OBE के अंडर हुआ था और ऑनलाइन मोड में था। सो इट वाज फेयरली नोन कि हमारा जो पेपर आएगा वो थोड़ा एनालिटिकल होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। सो दिस पेपर इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन द प्रीवियस ईयर्स। तो अगर आप अपने पुराने 10 ईयर पेपर्स या कुछ भी लास्ट ईयर के पेपर्स देखते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग होगा। सो थोड़ा पैटर्न भी अलग है। नाउ इन दिस पेपर लेट अस सी द कंडीशंस। 3 आवर्स पेपर है ये आपका। यू आर टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। सो ओपन चॉइस है, जबकि हमारे वैसे एग्जाम्स में ओपन चॉइस नहीं होती, इंटरनल चॉइस होती है। सो 4 क्वेश्चंस हैं। सिंपल कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। वर्किंग नोट्स को बहुत क्लियरली आपको बनाना है। दे शुड बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। देन आंसर टू थियोरी क्वेश्चन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो ये जनरल से बातें हैं जो हर पेपर में लिखी होती हैं। सो एक बार हम इस पेपर का स्टैंडर्ड, इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये किस तरह का पेपर आया है हमारा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, इट इज़ अ थियोरी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका पूरा थियोरी क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट है स्टेट विद द रीजंस वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो तुम्हें ट्रू फॉल्स बताना है इसमें बेटे, साथ में रीज़न भी देना है, ठीक है ना। एंड इट इज़ गिवन नो मार्क्स। नो मार्क्स विल बी गिवन विदाउट प्रॉपर रीज़न, विदाउट वैलिड रीज़न। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना ट्रू फॉल्स तो लिख देते हैं, रीजनिंग नहीं लिखते हैं, या उन्हें समझ में नहीं आती, तुक्का लगा दिया। तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। देखो, जब भी आप पेपर करते हो यू नीड टू रीड द फाइन लाइन्स, फाइन प्रिंट्स वेरी केयरफुली। सो ये नहीं है कि ट्रू फॉल्स देखा और फटाफट लिखना शुरू कर दिया। पढ़ लो कि इसमें रीज़न भी बताना है। सो ये जनरल सा हमारा क्वेश्चन है। ब्रांच अकाउंट है, 1.5 मार्क्स होंगे हर एक के। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। वी नो कि डेटर अकाउंट जो डेटर मेथड है, इसमें जो ब्रांच अकाउंट है वो बनाते तो एज अ डेटर हैं, बट एंड में उससे सॉल्व क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी अकाउंट हमें प्रॉफिट लॉस सॉल्व करके देता है उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। देन फंडामेंटल एजम्पशंस आर टू बी डिस्क्लोज्ड। सो आप देखो, फंडामेंटल एजम्पशंस तो वो है ना, जब हमने कोई चीज़ को एजम्पशन बोल दिया। एजम्पशन का मतलब है ये तो एज्यूम करके चलो कि ये होगी ही। तो जो चीज़ हमने एज्यूम कर ली कि वो है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। ये तो एजम्पशन है, ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे सिस्टम के अंदर रहनी चाहिए। इनफैक्ट इसमें रिवर्स होता है कि इफ़ यू आर डेविएटिंग या वायलेटिंग दीज एजम्पशंस तो फिर आपको वो डिस्क्लोज करनी होती है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज टू बी गिवन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज एज पर अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे एस्टिमेट्स हैं दे अफेक्ट द कमिंग पीरियड्स। तो हमें इसको फ्यूचर में इसका इफेक्ट लेके जाना होता है। इकोनॉमिक लाइफ इज 6 years, लीज टर्म इज 2.5 years। तो अपेरेंटली दिख रहा है कि लीज टर्म तो काफ़ी कम है। ऐसी तो लीज ऑपरेटिंग होती है, बट आगे क्या दे दिया? एसेट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द लेजी। तो जब हम कोई एसेट सिर्फ लेजी के लिए खरीदते हैं तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज नहीं होती, फाइनेंशियल लीज होती है। क्योंकि फाइनेंशियल लीज में आपने 4 कंडीशंस पढ़ी हैं। इफ़ एनी ऑफ द कंडीशंस होल्ड ट्रू तो वो फिर फाइनेंशियल लीज बन जाती है। सो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगेन ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है ये। हम मेथड क्या लेंगे? ये हमारा एस्टिमेट है। हमें ये लगता है कि हमारी एसेट जो है हमें बराबर बेनिफिट देती है हर साल। सो हम उसको स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट करना प्रेफर करते हैं, या हमें कुछ और हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारे एस्टिमेट्स हैं। सो इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड नॉट ऑफ द पॉलिसी। अच्छा, दूसरा आपका सेकंड पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज। तो बहुत सिंपल सा आपका थियोरी का क्वेश्चन है। थर्ड है द अकाउंटिंग एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स विच आर टू बी अप्लाइड व्हेन यू क्लासिफाई कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश करो। आपको ये सोचना है कि जब ये डिस्टिंग्विश कर रहे होते हो, मान लो मैं तुम्हें कोई एक्सपेंडिचर दे दूँ कि आपने रिपेयर्स पे एक्सपेंडिचर किया, या आपने एक शेड बनवाया बिल्डिंग के बाहर अपनी गाड़ी के लिए, तो अब वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है। तो क्या सोचते हो उसमें, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग जा रही है बिहाइंड दिस डिवीजन? आपने क्या प्रिंसिपल यूज़ किया है वो बताने हैं आपको। सो अगेन थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है, तो तुम्हें प्रिंसिपल सोचने पड़ेंगे। विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ पेपर डिस्कस हो रहा है।
नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड परचेज 5 मशीन्स फ्रॉम वाई ऑन for 10 lakh. Payment is to be made 20% down and balance in 4 annual equal installments of 250 each to be paid at the end of each year. तो हर साल के एंड में आपको इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है. अब यहाँ थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है ना वेग हो जाता है, क्योंकि ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है. एनुअल का मतलब होता है कि एनुअली साल में एक बार, 12 मंथ्स में एक बार पे करनी है. ठीक है, तो जब एक ईयर में हम पे करते हैं, एक 12 मंथ्स का पीरियड लेते हैं, हमें पे करना है, तो 12 मंथ्स में एक बार, वो बिगनिंग में भी दे सकते हैं, एंड में भी दे सकते हैं, जैसे कहा है. तो वो ये कह रहा है कि एंड में देनी है. ठीक है ना, पेबल एट द एंड. बट यहाँ पर ये जो ईयर है ना, ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ईयर हम जिस डेट को एसेट खरीदी है वहाँ से लेंगे या हम अपने फाइनेंशियल ईयर का एंड मान लें. यूजुअली जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि अपने अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंगली हम पे कर रहे हैं. सो ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, इसमें वेगनेस है. सो वील सॉल्व दिस यूजिंग बोथ द मेथड्स. हम दोनों मेथड से इसको करेंगे. ठीक है, एक में जब हम एनुअल लेते हैं अपनी परचेज़ की डेट से. आप खुद सोचो ना, जब आप एक से फ्रिज खरीदने जाते हो शॉप पे, तो आप मान लो आपको ये अकाउंटिंग ईयर देख के तो नहीं जा रहे हो ना. आप कहते हो कि मैं मान लो मैंने फर्स्ट यही सेम डेट को फ्रिज खरीद रही हूँ मैं, और आपको जो वेंडर है वो कहता है ठीक है भाई आपको एनुअल पेमेंट करनी होगी. तो कब करोगे पेमेंट? इसी डेट से करोगे ना. सो टेक्निकली तो इसी डेट्स के एंड के पेमेंट होनी चाहिए. बट इसको कुछ बच्चे हो सकता है कि इसको क्योंकि एनुअल पेमेंट है, क्योंकि हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो वो अकाउंटिंग ईयर एंड से भी ले सकते हैं. इन दैट केस क्या होगा, आपका ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2016 को. यहाँ पर 31 मार्च 2017 को ये ईयर ख़त्म होगा. तो कुछ बच्चे ये अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं कि ये 2017 मार्च को पे कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट. तो पहली इंस्टॉलमेंट तो 6 मंथ्स बाद ही हो जाएगी, उसके बाद सारी एनुअल होंगी. सो दिस विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक ये वाली थोड़ा सा वेग पॉइंट है, तो इसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं. अब एक्स राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन द कॉस्ट ऑन एक्स फेलियर टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट. एक्स ने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, फिर वाई ने मेल कर दिया एक्स को 1 अप्रैल को. ठीक है, ये डेट्स का ध्यान रखना होगा. जब भी हमारा क्वेश्चन एक ईयर से ज़्यादा होता है, जो यूजुअली आपका हायर परचेज के केस में होता है, डेप्रिसिएशन के केस में होता है, तो हमें टाइमलाइन बनानी चाहिए. ठीक है, हम टाइमलाइन पे इसको करेंगे, लिखेंगे. सो ही विल रिपोजेस 3 मशीन्स. उसमें 3 मशीन्स का रिपोजेशन कैसे कर रहा है, क्रेडिट कितना मिलेगा उसको, either the value of machines on the basis of 40% per annum depreciation or amount paid against 3 machines less 50%. सो दोनों को कैलकुलेट करके लीस्ट वैल्यू पे रिपोजेशन होगा. ठीक है, तो रिपोजेशन आसान है, कर लेंगे हम. अच्छा, एक्स ने ओके कर दिया, रिपोजेशन हो गया. अब वाई ने क्या किया, वाई ने 6000 रुपीज़ रिपेयर पे स्पेंड करके फिर एक मशीन को बेच दिया 70,000 पे. अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि अच्छा मशीन रिपेयर कराई और बेच दी 70 में, प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर लेती है. लेकिन याद रखो यहाँ पर ये जो 6000 रुपीज़ है, ये आपने दीज मशीन्स सब पे रिपेयर किया है. इसका मतलब जो मशीन की कॉस्ट हमें पड़ रही है ना, रिपोजेस्ड एसेट की जो कॉस्ट आ रही है, वो पूरी कॉस्ट पे 6000 स्प्रेड करेगा, तीनों मशीन पे स्प्रेड करेगा. तो जब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो ये उसमें जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो उस मशीन की 2000 आएगी. सो विल टेक अप दिस. ओके, सो अब इसमें वर्किंग बहुत आसान है. आपको अकाउंट्स बनाने हैं दोनों पर्सनस की बुक्स में. हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो यूजुअली हम अपने बुक्स में नहीं देखते हैं कि एक गिवन डेट को जब ये डिफ़ॉल्ट हुआ है 31 मार्च को, है ना, जब ये वो मेल भेज रहा है उसके बाद में, तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में कैसे अकाउंट्स आएंगे. इसमें एक और चीज़ आएगी, देखो, जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये आपने एक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट. आई होप यू नो द डिफरेंस. जो भी चीज़ें टाइम पे जाती हैं ना, जो एक्रूवल होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतता है इंटरेस्ट एक्रू होता जाता है. मान लो मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेरा अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, मेरा इंटरेस्ट एक्रू होता जा रहा है. एवरी डे एवरी मिनट वो एक्रू हो रहा है. लेकिन मैं बुक्स में कब लिखूँगी, बुक्स में लिखूँगी जो आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये एंट्री बेस्ड होता है कि मैं एंट्री कब करूँगी. तो अगर मैंने रिकॉर्डिंग में कह दिया कि मैं एनुअल पेमेंट कर रही हूँ, तो मेरी रिकॉर्डिंग भी एनुअल मोड में होगी. तो आउटस्टैंडिंग जो है वो मेरा तब होता है जब मैं ड्यू डेट पे नहीं करती हूँ.
ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आपने 1 अक्टूबर को एक एसेट खरीदी है, ठीक है, 31 मार्च को जब आपका अकाउंट क्लोज होंगे, क्योंकि ये ईयर एंड है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 6 मंथ्स है इसका एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। और जब आप 1 साल बाद 30 सितंबर को पेमेंट करने चलोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड होगा और 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट और लिखना पड़ेगा जो एक्रू हो चुका है, ठीक है। इस तरह से इंटरेस्ट बनेगा। इसके आगे जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का है वो फिर एक्रू होगा। अब अगर आप मान लो इसको पे नहीं करते हो तो वो आउटस्टैंडिंग बनेगा कब, 30 सितंबर को। ये आउटस्टैंडिंग तब बनेगा, उससे पहले सिर्फ हम एंट्री कर रहे हैं कि एक्रूड है और इसका अभी आउटस्टैंडिंग नहीं मानेंगे। आउटस्टैंडिंग मानेंगे जब ये ड्यू डेट आती है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब हम एंट्री में लिखते हैं ना कि हम इंटरेस्ट कौन सा लिख रहे हैं, तो वो हमें बताना पड़ता है कि इतना एक्रूड है और इतना हमारा इंटरेस्ट ऑफ द ईयर है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें, ठीक है। वी विल डू दिस इन द सॉल्यूशन, करेंगे इसको। अच्छा, तो हायर परचेज का एक कंप्लीट क्वेश्चन है 13.75 मार्क्स का। उसके बाद है ओम लिमिटेड दिल्ली इनवॉइसेस गुड्स टू मुंबई एंड कोलकाता ब्रांच। ओके, ब्रांच का क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। इसमें भी इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, आपने तो पेपर सॉल्व किया है, तो देखो हर पॉइंट में एक एडजस्टमेंट है। एवरी स्टेटमेंट इंक्लूड सम एडजस्टमेंट। पहली चीज़ तो ये है कि 20% लेस देन लिस्ट प्राइस है आपका इनवॉइस प्राइस विच इज़, और लिस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 50%। सो वी हैव डन द ब्रांच अकाउंटिंग क्वेश्चंस की कॉस्ट प्राइस होता है, उससे इनवॉइस प्राइस और लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, दो तरह के प्राइजेज आ सकते हैं। तो इसमें ये आपको ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं। नाउ व्हेन यू हैव कॉस्ट एंड इनवॉइस, तो ये होती है आपकी, इसका डिफरेंस कहलाता है लोडिंग। सीक्रेट प्रॉफिट है, आपके मैनेजर को नहीं पता, मैनेजर को आपने इनवॉइस प्राइस दी है, तो ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पता है, उन्हें कॉस्ट नहीं पता होती। तो इसलिए इस प्रॉफिट को, इस डिफरेंस को हम कहते हैं लोडिंग या सीक्रेट प्रॉफिट। वेयर एज ये जो इनवॉइस और लिस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है ये कहलाता है एपरेंट प्रॉफिट। एपरेंट प्रॉफिट का मतलब ये नोन है, जैसे आप ब्रांच मैनेजर हो, ठीक है, हेड ऑफिस वाले ने 100 के गुड्स खरीद के, जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन ले रही हूँ, आपको 120 के भेज दिया और आपको बोला इसको 150 पे सेल कर देना। अब आपको थोड़ा ना पता है इसकी कॉस्ट कितनी थी, आपको तो पेपर पे लिख के आ गया 120, इसका इनवॉइस शीट पे आ गया, तो आपको तो नॉन 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है ना। ये जो सीक्रेट प्रॉफिट लोडिंग है वो आपको नहीं पता है, वो हेड ऑफिस को पता है कि मैं 50 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, 20 सीक्रेट में और 30 तो ब्रांच मैनेजर को भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट आ गया। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक एट मुंबई। मुंबई आपकी एक ब्रांच है। एट इट्स कॉस्ट, मुंबई की कॉस्ट क्या है, मुंबई को कौन सी कॉस्ट पता है, मुंबई को तो इनवॉइस प्राइस पता है, तो मुंबई के लिए तो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस है, तो इसको मत कन्वर्ट कर देना इनवॉइस प्राइस पे। नेक्स्ट है गुड्स सेंट टू मुंबई ब्रांच एट कॉस्ट टू दिल्ली। तो अब ये दिल्ली तो हेड ऑफिस था, तो हेड ऑफिस की कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। कैश सेल्स है अगेन अ परसेंटेज ऑफ नेट क्रेडिट सेल। नेट का मतलब पता है ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हर पॉइंट में कुछ एडजस्टमेंट है। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स टू मुंबई। ओके, तो ये हो गए, मुंबई तो ब्रांच खुद थी ना, तो हमें ध्यान रखना है, तो ये सेल्स रिटर्न है, सिंपल सेल्स रिटर्न है, ठीक है। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय मुंबई टू दिल्ली ब्रांच, तो ये तो गुड्स रिटर्न हो गए। फिर लॉस ऑफ स्टॉक हो गया बाय फायर, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया जिसमें 80% रिकवर हो रहा है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पेपर करने की जल्दी होती है, 80% सीधे 80% सॉल्व कर दिया। नो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये कहता है 80% ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, तो पहले इस इनवॉइस को कॉस्ट में बदलेंगे, फिर उसका 80% हमें रिकवर होगा। अब इसमें भी ये जो वर्ड यूज़ किया ना, रिकवर का मतलब होता है पैसा मिल गया। दो चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस क्लेम में, एक होता है कि क्लेम अप्रूव हुआ, क्लेम अप्रूव होने का मतलब है कि कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है। दूसरा है कि आपको पैसा मिल गया, रिकवर हो गया, तो पैसा आ गया, तो यहाँ पे ये मनी आ गई है आपके पास। उसके बाद है लॉस ऑफ गुड्स एट नॉर्मल पिलफरेज, तो ये नॉर्मल लॉस हो गया। अब इसमें देखो तो एडजस्टमेंट क्या है, हमें लिस्ट प्राइस पे दे रखी है, वेयर एज हम स्टॉक किस पे लिखते हैं, हम लिखते हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो ये लिस्ट प्राइस को सॉल्व करना पड़ेगा। रेमिटेंसेस दे रखी हैं, फाइन, दैट इज़ वेरी गुड। डिस्काउंट दे रखा है, गुड्स रिसीव्ड, ओके। अब अगर आपको गुड्स रिसीव्ड और गुड्स सेंट दे रखे हो, तो इन दोनों में हमें पता है कि हमारे पास स्टॉक इन ट्रांजिट
निकल सकता है कि ऐसा हो सकता है कि जितना गुड्स आपने सेंड किया सेम नहीं मिला, तो स्टॉक इन ट्रांजिट चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद तुम्हें बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 15%, और 15% कैसे करना है, बैलेंस का नहीं करना, ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड ऑफ द प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस ईयर में क्या ट्रेंड रहा, कितने लोगों ने प्रॉम्प्ट पेमेंट की। मान लो आपके डेटर्स हैं 1 लाख के और उनमें से 80,000 लोगों ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, तो आपके प्रॉम्प्ट पेमेंट का ट्रेंड कितना है, 80%। ठीक है, उसके ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट का प्रोविज़न करना है। तो या तो आप पूरा ट्रेंड कैलकुलेट करो फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करो, या फिर आप डिस्काउंट का ही ट्रेंड बना लो ना कि अगर मेरी टोटल पेमेंट इतनी है और मैं ये डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, तो अब मेरा जो जितना बैलेंस है मुझे कितनी पेमेंट करनी है। जैसे आपका क्लोजिंग बैलेंस है 11,000, तो इस पर ही ट्रेंड बना लेंगे। सो विल वर्क इट आउट, अभी इसको अच्छे से समझेंगे। कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। सो कैश रेमिट किया, आपको कैश दी है, इट्स नॉर्मल थिंग। ब्रांच एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो अगर हम इसमें जैसे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कह रहा है तो हमारे एक्सपेंस ऑफ द ईयर आ जाएंगे 9741। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग एवरी पॉइंट इंक्लूड्स वन एडजस्टमेंट। So it's a very delicate question. We need to take care of a lot of things. Manager is entitled to a commission. अच्छा, मैनेजर को भी कमीशन दो आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ये जो आफ्टर चार्जिंग का प्रोविजन होता है तो हम रेट का बेस चेंज करते हैं। आई होप यू नो दिस, है ना। सो अब वी आर टू प्रिपेयर ब्रांच डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, तो इसमें जो स्टॉक अकाउंट होता है और जो एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही बेस बनते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन के। सो ये दोनों अकाउंट्स 4 मार्क्स के हैं, डेटर्स अकाउंट 2 मार्क्स का है, एक्सपेंस अकाउंट इज़ ऑफ 1 मार्क क्योंकि इसमें तो एक्सपेंसेस का टोटल करना है। Then you have P&L account of 2.75 marks for all calculations. Now you see, when you look at debtors account, you have a whole lot of adjustment. You have debtors opening and closing balance given, but you are not given cash collected from debtors. You are given only the total remittances, but out of remittances, how much is the cash collection? We are not given. And you are not given credit sale as well. We are to determine that also. Then in the debtors we are to make a provision of 15% for prompt payments. So you see there are a whole lot of adjustments here, so we'll have to be very careful in the marking also. So what we are finding here in this paper is that it's a very complex paper involving a lot of conceptual issues as well as calculations, and the marks are not giving justice to that. Like if I am asking you 4 adjustments or 5 adjustments and I am giving you a 2 marks, account, then doesn't make sense. I mean, how will I distribute the marks? That is the main problem with this. Similarly, expense account is given. Now, when you prepare expense account, you will be adjusting outstanding expenses. You will be adjusting all the expenses relating to debtors. Then you are to calculate manager's commission. Then you are to total up the amounts. So, how much, how many marks for what? That is the issue here. Anyhow, so I hope you are clear about the question. If you have understood the concepts, you can easily do this. But still, with a lot of adjustment, lot more adjustments, we cannot do justice with the time. Again, a complete question from branch for 13.75 marks. Now, next question is Garner versus Murray's ruling. So this is a question on dissolution. Okay, it's a theory question, 5 marks, fine. Then in the practical question, we are given a balance sheet, we are given the पेमेंट्स। देखो इसमें तुम्हें बता रखा है कि ये एसेट्स एक एक करके रियलाइज हो रही हैं। सो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और हमें स्टेटमेंट भी पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन की बनानी है। किस मेथड से? MPL, मैक्सिमम लॉस मेथड से। दैट इज़ नॉट एन इशू, मेथड तो हम लोगों ने किया हुआ है ना, तो इस मेथड से आप इसको बना सकते हो। इशू क्या है? दैट यू हैव कंटिजेंट लाइबिलिटी, you are to keep a cash provision of some amount which will be adjusted later on, so you need to take care of these things. इनका ध्यान रखना होगा कि बिगनिंग में हमने ये प्रोविज़न क्रिएट किए, फिर ये जो 15 अगस्त को आपको इस कंटिजेंट लाइबिलिटी को कंसिडर करना है,
फिर आपका जो कैश प्रोविज़न है, कैश प्रोविज़न बिगनिंग में करेंगे, बिगनिंग में क्योंकि तुम्हारे पास कैश बैलेंस है तो यहाँ पर प्रोविज़न सारे करने पड़ेंगे। और आपका मई के बाद मतलब यहाँ तक, इसके ऊपर आपके पास 50,000 का प्रोविज़न है, इसके बाद आपको 25 का रखना है और एंड में आके इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़, जो इसमें थोड़ा सा इशू है, ऑल्दो डिफ़िकल्ट नहीं है बट स्टिल लॉट मेनी एडजस्टमेंट्स। अब आपके पास बैंक लोन है जो बिल्डिंग पे सिक्योर्ड है, मिसेस एक्स का लोन है जो स्टॉक पे सिक्योर्ड है। वी नो कि अगर हमारा कोई भी लाइबिलिटी किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होती है तो उस एसेट के रियलाइजेशन पर, जब आप बिल्डिंग की सेल करोगे, इसके रियलाइजेशन पर बैंक की प्रेफरेंशियल राइट होगा। लेकिन जब तक बिल्डिंग नहीं बिक रही है ये हमारी अनसिक्योर्ड ही मानी जाएगी। सेम इज़ द केस विद मिसेस एक्स लोन। स्टॉक बेचोगे तो इसको पेमेंट प्रेफरेंशियली करोगे, लेकिन जब तक स्टॉक नहीं बिक रहा है तो ये नहीं है कि पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट तो होगी बट ये सिक्योर्ड नहीं मानी जाएगी, इनको अनसिक्योर्ड मानते हैं। सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो सिक्योर तब कंसिडर होती हैं जब उनसे रिलेटेड एसेट जो सिक्योरिटी में दी है उसकी सेल हो रही है। बिल्डिंग सेल करोगे तो लोन पहले पे करोगे, बाकी पैसा आप जब बचेगा उसको बाकी लाइबिलिटीज़ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास वी हैव ऑल द 3 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, सेकेंड पार्टी लाइबिलिटी एंड देन पार्टनर का कैपिटल क्लेम विच विल बी एडजस्टेड फॉर रिजर्व्स ऑल्सो। सो 10 मार्क्स क्वेश्चन, आई थिंक 8.7 marks, 75 marks question. So considering the time involved, it's a bit complex. So next question is of raw material. So company purchased raw material. You have a overdraft, you have taken a bank overdraft for this, so interest cost is to be capitalized. You purchased 10,000 kilogram of raw material. Okay, then you have GST, okay, for which the credit is admissible. So when we take the interest credit, okay, when we take GST credit, फिर वो GST आपकी एसेट की और एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता। आई होप यू रिमेंबर, अगर हमने बिल्डिंग खरीदी है 5 लाख की, मान लो, मैं अभी इन्वेंट्री नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं सिर्फ GST का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। इस पर मैंने GST पे किया 18% पर एनम 90,000 का। आई हैव टू ऑप्शंस। वन इज़ GST पे मैं क्रेडिट ले लूँ, क्योंकि जो सेल करूँगी उस पर मुझे GST पे करना पड़ेगा। आउटपुट GST जो है वो मुझे मिलेगा और मैं पे करूँगी आगे गवर्नमेंट एक्सचेकर को। तो ये जो GST मैंने पे किया है इसका मैं क्रेडिट लेके बाकी बैलेंस पे कर सकती हूँ। उस केस में क्या है, एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख और GST मेरा क्रेडिट में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं GST यहाँ पर क्रेडिट ना लूँ और मैं कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दूँ। तो सेम केस यहाँ पर है। अब क्योंकि आप GST पे क्रेडिट मिल रहा है तो फिर आप इसे कॉस्ट में नहीं लिख सकते, तो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 नहीं पड़ेगी, अब ये आपको मिलेगी 90 रुपीज़ की। ठीक है, 10 का जो GST वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इनफैक्ट यही GST का कॉन्सेप्ट है कि टैक्सेस जो हैं वो एड ऑन नहीं करने होते, उनको सेपरेट रखना होता है। देन यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, फ्रेट है, लोडिंग चार्जेस है, अनलोडिंग चार्जेस है, इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस है 2%, आपको रिसीव हुए 9760। अगेन यहाँ पर भी इशू है, आपने परचेज़ कितना किया है, रॉ मटेरियल परचेज़ है 10,000 किलोग्राम, आप नॉर्मल लॉस मान के चल रहे हो 2% है। तो जब हम नॉर्मल लॉस की लिमिट फिक्स कर देते हैं तो एनीथिंग अबव दैट इज़ एबनॉर्मल। अब चाहे वो 2 यूनिट हो और 5 यूनिट्स हो, कितना भी हो, सो यू रिसीव्ड एक्चुअली 9760 यूनिट्स, ये रिसीव है ना, यू रिसीव दीज मैनी किलोग्राम्स। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो 40 किलोग्राम है ये हमारा एब नॉर्मल लॉस है, इवन इफ वी आर नॉट स्पेसिफाइड कि कोई फायर हुई है, कोई थेफ्ट हुई है। बट जब हमने नॉर्मल लॉस की लिमिट कर दी ना कि भाई ये नॉर्मल है, इतना मैं नॉर्मल मान लेता हूँ कि चलो ठीक है इतना होता है लॉस, तो उसके बियॉन्ड जितना भी होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट वो सब एब नॉर्मल होगा। सो एब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन भी आ गई। ओके, उसके बाद क्या चल रहा है यहाँ पर, आपने इसमें से 9500 किलोग्राम कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम का मतलब इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लिए। अब आपको 1 यूनिट बनाने में 5 किलोग्राम 5 यूनिट्स का रॉ मटेरियल लगता है। इसका मतलब अगर आप 9500 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, 5 किलोग्राम पर यूनिट अगर इसका यूटिलाइजेशन है तो आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी, आउटपुट कितनी होगी, 1900 यूनिट्स। तो ये आपकी आउटपुट है। इस पे अब आपने प्रोडक्शन करने में लेबर कॉस्ट दी है,
फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आपने दिए हैं। इसके अलावा आपने इसमें फिक्स्ड ओवरहेड हो गए, डायरेक्ट ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं आपके 20,000 कैपेसिटी पर, ठीक है। बट फिक्स तो फिक्स रहता है ना, ये मैटर नहीं करता हम फुल कैपेसिटी पे काम करें या कम पे करें, जो फिक्स अमाउंट है वो तो फिक्स पे करना होता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स तो फुली पे होंगे, इसको कम नहीं करना कि हमने प्रोडक्शन अगर कम किया तो इसको भी कम कर दो, दैट कैन नॉट बी डन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सेल हो गई आपके 7,50,000 रुपीज़ की एट द रेट ऑफ 750 ईच। तो सेलिंग प्राइस हो गया 750, तो इसका मतलब कितने यूनिट्स की सेल हो रही है? सेल हो रही है 1000 यूनिट्स की, ठीक है। देयर इज़ नो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल नहीं है। तो ना उसका है रॉ मटेरियल का, ना इसका, कुछ नहीं दे रखा, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक मेजर करो आप फिनिश्ड गुड्स का भी और रॉ मटेरियल का भी, तो अलग अलग स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है? ये तो सब कॉस्ट दे रखी थी ना, ये सब तो कॉस्ट था। अब आगे क्या बता रखा है कॉस्ट के अलावा कि फिनिश्ड गुड्स की सेल प्राइस है 800 सब्जेक्ट टू 10% ऑफ ब्रोकरेज। तो इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720 रुपीज़। 800 पे सेल करोगे, 10% ब्रोकरेज कमीशन दे दोगे तो 720 हो गई। सिमिलरली रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी दे रखी है 90। तो अब हमें क्या लेना है? हमारी इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको मेजर करने हैं। So again it's a very good conceptual question, but the thing is that our syllabus had prescribed FIFO, LIFO and weighted average method. So this is apparently not within the syllabus. Anyhow, good question. So second case is also given, so we'll measure the inventories. You have 6 marks for this. Then you have purchase of machinery. Okay. ये हो गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। परचेज प्राइस दे रखा है जिसमें जीएसटी भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी एडजस्ट हुआ है, तो आप कोटेड प्राइस सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस कोटेड प्राइस पे लेने हैं, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इससे नहीं चलेगा कि मैं लिख दूं कि इतनी कॉस्ट है, क्योंकि कोटेड प्राइस पर खर्चे भी आ रहे हैं। फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे कर रहे हो अगेन ऑन कोटेड प्राइस। नाउ टू फाइनेंस द परचेज यू टुक अ बैंक लोन, एक लोन लिया कंपनी ने एट 15% पर एनम इंटरेस्ट। तो कब लिया होगा आपने लोन? क्योंकि आपने एसेट खरीदी है 30 सितंबर को, तो आपने इस डेट को लोन लिया होगा ना इसकी फाइनेंसिंग का, ठीक है। अब उसके बाद है फी ऑफ कंसल्टेंट हो गया, साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, तो ये सब तो कॉस्ट कैपिटलाइज होती हैं। देन ट्रायल रन भी कैपिटलाइज हो जाएगा। सो ये इसमें सेल प्राइस भी हो रहा है, तो नेट कॉस्ट कितनी होगी? ट्रायल रन पे यू आर हैविंग 5 लाख, देखो 5 लाख मटीरियल लगाया, वेजेस लगाए, ओवरहेड लगाया और उसको सेल कर दिया 2 लाख पे। सो 12 लाख आपने लगाया और 2 लाख रियलाइज़ कर लिया, इसका मतलब ट्रायल रन की कॉस्ट है 10 लाख, तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगी। अब इसमें सारी चीज़ें कैपिटलाइज होनी है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है इंटरेस्ट। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है? इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी एसेट थी रेडी फॉर यूज़ ऑन 1 दिसंबर, इसका मतलब हमें इस डेट तक की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। इसके बाद जो भी कॉस्ट आएगी वो हमारी रिकरिंग चार्ज माना जाएगा। तो इंटरेस्ट में ये ध्यान रखना कि हमारा बाकी का रिकरिंग चार्ज होगा। अच्छा, अब एसेट आपने एक्चुअली यूज़ करनी शुरू किया 1 मई से, दैट डजंट मैटर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कब यूज़ करो, क्योंकि जिस डेट को एसेट रेडी हो जाती है उस टाइम पे इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो एसेट कैपिटलाइज हो जाएगी 1 दिसंबर को और उसके बाद से डेप्रिसिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद की कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना। अब आपका लोन तो अभी तक अनपेड है, तो लोन पे भी इंटरेस्ट आएगा, लेकिन हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कैपिटलाइज हम करेंगे सिर्फ 2 मंथ्स का, कहाँ से कहाँ तक? 30 सितंबर जब आपने लोन लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने लोन की पेमेंट कर दी है, अभी नहीं किया है, बट आपकी एसेट रेडी हो गई है, तो आपका जो लोन है वो 30 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक का, यही आपका इंटरेस्ट इसमें जाएगा कैपिटलाइज होने में। तो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग ऑल द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज बट इट इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग यूज। तो इसमें क्या होता है कि हमें रिकरिंग कॉस्ट लेनी पड़ती है, कैपिटलाइज नहीं होती है। सो यही ट्रीटमेंट है। सो आपका अगला क्वेश्चन हो गया इन्वेंट्री और फिर हो गया डेप्रिसिएशन। थर्ड पार्ट है आपका मशीनरी ऑन लीज। अब मशीन आपने लीज पे ली है, लीज टर्म दे रखी हैं। अच्छा, एसेट की लाइफ है 15 ईयर्स की,
और लीज टर्म है 5 ईयर्स की, विच मीन्स कि एसेट की लाइफ कवर नहीं हो रही है। सिमिलरली एसेट की कॉस्ट है 30 lakhs फेयर प्राइस है और लीज रेंटल है 15 lakh, और अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो अराउंड 10 lakh होगी। तो क्योंकि कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहे हो, देन यू आर नॉट बाइंग इट स्पेशली फॉर दिस पर्पस, तो ये आपकी ऑपरेटिंग लीज हो गई। ठीक है, तो हमें नेचर बताना था, वो है ऑपरेटिंग लीज। सो एक थियरी क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, उसके बेसिस पे यहाँ नेचर ऑफ लीज बता सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फिर ज़रूरी इसमें रेलेवेंट ही नहीं रह जाती है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में ये मैटर नहीं करती है। सो हमें अब नेचर बता दिया। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। तो डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है ऑपरेटिंग लीज में? जो वेंडर जो मतलब लेजर होता है, जिसकी एसेट है, वो चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसने एसेट का जो ओवरऑल बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र नहीं किया है। ठीक है, अब आप लीज रेंटल्स लिखोगे कितना आएगा, और डेप्रिसिएशन के रेट दे रखे हैं, तो जिसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसका रेट ले लेंगे। सो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 2 + 1.75, ये 2 मार्क्स हैं, इसमें 1.75 में, सो 3.75 मार्क्स का आ गया। सो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं दे आर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, और थोड़ा सा इसमें ना मतलब हमें एडजस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, और डिफरेंट है। ओके, नाउ इसमें हमें दे रखा है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंपनी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब देखो आपको स्टॉक दे रखा है। स्टॉक अब आपका मेजर जो है वो हुआ 7 अप्रैल को, लेकिन हम तो बुक्स क्लोज करेंगे 31 मार्च को। सो अब आप ये देखो इस टाइम लाइन पर, क्योंकि हम इस डेट को बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। ये अकाउंटिंग ईयर के लिए ये क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन अब हमें जो स्टॉक मिला है 31 मार्च, इसे ठीक कर लो, अब हमें स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मिली है 7 अप्रैल को। ठीक है, तो अगर हम यही अकाउंटिंग पीरियड लें, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ 7 डेज, ये 7 डेज़ के पीरियड में हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता है, और हमें ये वाले स्टॉक की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इस पीरियड के लिए ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और ये क्लोजिंग स्टॉक। तो हम वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक को सॉल्व कर लेंगे, चाहे इक्वेशन लगाएं चाहे हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करें, वो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, सेल दे रखी है, परचेज दे रखी है, और देखो हमें ये भी दे रखा है। अच्छा, इसमें भी पॉइंट है, गुड्स की सेल जो है इट इज़ एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, हम स्टॉक तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमारा स्टॉक क्या होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट। फिर हमें दे रखा है जी इस डेट को जो स्टॉक है वो 64% ऑफ सेलिंग प्राइस है। बड़ा अनरियलिस्टिक सा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप 1 से 7 अप्रैल के अंदर तो सेल कर रहे हो 25% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, लेकिन इस डेट को आपका जो सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस जो इस डेट को है, वो 64% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। तो ऐसा क्या हो रहा था यहाँ पर कि ये जो सेलिंग प्राइस है इतनी डाउन हो गई है? आई मीन इट इज़ जस्ट इंक्लूडिंग पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, यू नो, फॉर द सेक ऑफ इंक्लूडिंग देम विदाउट गिविंग एनी, यू नो, लॉजिक। एनी हाउ वील बी सॉल्विंग इट। सो आपके रियलाइजेबल एक्सपेंसेस भी हैं, तो एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सॉल्व होगी। तो यहाँ पर भी हमारा जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है उसका स्टेटमेंट भी बनेगा और उसका एलसीएम का रूल भी चलेगा। इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए हमें 6 एडजस्टमेंट्स दे दी हैं, 2 मार्क्स का। उसके बाद अगला क्या आपका, गुड्स ऑफ दिस मच वर टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर, goods of this much price were given as free samples recorded in the sales book। तो free sample के साथ साथ हमें एक एरर भी बता दिया, एरर को रेक्टिफाई करना है। और याद रखो जब सेल प्राइस पे है, इसका सेल बुक में, इसका मतलब एंट्री गलत हुई है, क्योंकि सेल बुक क्या होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रिकॉर्डिंग की बुक है ये। तो आपकी इसकी एरर जो है, इसकी एंट्री ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद 31 मार्च को आपके कुछ गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं, जो जिस पे इंश्योरेंस था, और हमें 60% ऑफ कॉस्ट मिला 10 अप्रैल को। तो अभी के लिए हमें क्लेम एक्सेप्ट हुए मिला नहीं है। देन यू हैव सेंड गुड्स ऑफ 50,000 ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो वो अभी उस पर भी, उसको भी आपने एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये भी गलत हो गया आपका, इसको भी ठीक करो। अच्छा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट।
तो आपका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25%। अब यही इसी से ये लगता है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन काइंड ऑफ आपने डिफरेंट जगह से बस स्टेटमेंट्स को डाल दिया है बिकॉज यू आर टू इंक्लूड द पॉइंट्स। अब आप वर्किंग कर रहे हो एक कंपनी के लिए 31 मार्च को, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक मेजर कर रहे हो तो उस टाइम पर तो जो मार्केट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 64% है, लेकिन जब आप उसी डेट को, ठीक है, आप अपने गुड्स को जो आपने सेल और रिटर्न के बेसिस पे भेजा है उसको आप ले रहे हो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे, तो इसको भी कॉस्ट पे करना पड़ेगा और फिर इसको फिर से हमें मार्केट प्राइस को लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख रहे हो ये पॉइंट्स अलग अलग नहीं है, ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, नॉट ऑफ द लेवल ऑफ बीकॉम ऑनर्स, and in fact I don't know whether in CA also you have these interrelated adjustments. Okay, so this is one more adjustment. Anyhow, we'll solve these. Now write off further 4,000 as bad. Additional discount of 1,000 is given to debtors. Maintain provision for discount, maintain provision for bad debts. Fairly simple. You have common debtors and creditors are also given, so that is fine. I mean, that's okay. A lot of adjustments. So the question is not, I will not say that this particular point is very hefty, but considering the marks, have a look at the marks. You are to calculate bad debts, discount, and closing balance of debtors. When you are to calculate closing balance of debtors, you just have 1 mark for that. So 3.75 for all these adjustments. Okay, so adjustments are not only in C point, it's not a C point in isolation. There is a point of this also, goods being sent to the customer or sale or return basis, or when you have made an error in the sales book. सेल्स बुक का मतलब पता है ना, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो अगर हमने सेल्स बुक में कोई गलती की है तो वो डेटर में भी गई होगी। तो ये जो इंटर रिलेटेड मिस्टेक्स और एडजस्टमेंट्स है ना, दिस इज़ टू मच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम ऑनर्स, बट ओके फाइन, दिस इज द पेपर एंड वी विल सॉल्व इट, नो इश्यूज ऑन दैट। नाउ व्हेन यू लुक एट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ओके, इट वाज डिस्कवर्ड इन द करेंट ईयर कि आपने एक रिपेयर की थी 2017 में, उसको कैपिटलाइज कर दिया था, तो ये एरर है 2 साल पुरानी, इसको ठीक करना है। फिर आपने 45,000 की कोई मशीन खरीदी थी 2016, उससे भी पहले, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया था वेजेस में, उसकी खर्चा भी राइट ऑफ, इसको भी ठीक करना है। ठीक है, तो ये 2 पास्ट एरर हो गई, इसमें सिर्फ एरर नहीं ठीक करनी है, हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करने होंगे क्योंकि डेप्रिशिएशन चल रहा है एसेट्स का। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वेजेस में डाल दिया तो अब मैं सेम चीज़ ऐड बैक कर दूं कि मैं 50,000 जो 45,000 और 5,000 मैंने वेजेस में राइट ऑफ कर दिया था तो मैं 50,000 ऐड बैक कर दूं। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, आई विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड देन आई विल बी एडिंग इट बैक। ओके, सो दिस इन्वॉल्व्स अगेन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन and time, but considering 1-2 adjustments involving calculations, okay, then in the current year also you purchased a machine, but उस पे भी जो आपने wages पे किए हैं उनको आपने डेबिट कर दिया है वेजेस में, तो यहाँ भी मिस्टेक कर दी है। इतनी मिस्टेक्स हैं इसमें, इतनी एरर्स हमें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो अब ये एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि क्योंकि आपने एक मशीन खरीदी है, इसका मतलब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस पे एक डेप्रिसिएशन होगा और करंट ईयर परचेज का डेप्रिसिएशन हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आई थिंक 4-5 एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, बट व्हेन यू लुक एट द मार्क्स, व्हाट वी आर नीडेड टू डिस्क्लोज इज द क्लोजिंग बैलेंस टू बी शोन 2 marks. So that is a problem, right? Issue is not in the question. Issue is that according to the marks and the time being allowed, this is too much. It's a lot of burden. Anyhow, we'll do this. Now printing and stationery, now this point is included as it is because it has nothing to do with the working, because we are not to prepare the final accounts. Financial statements are not needed, so this adjustment is not needed, and they are not asking us to calculate printing and stationery expenses. This is a redundant kind of thing, we don't need it, it's additional information. So now we'll be calculating the purchases, sales, stock, 2 marks each, and you have 5-6 adjustments in each. Then you have bad debts and all 3.75 marks. That is still making sense anyhow. Then calculate closing capital, okay, and 1 mark.
This is before profit or loss. So we will be calculating capital without profit or loss. So you can see this is how your question paper is being set, being analytical, concept based question. There is no issue in the questions. The only issue is that the kind of adjustments being asked, the number of adjustments and interrelated adjustments, and given the time, it doesn't justify the time and the marks. But being in the examination hall, giving exam, we cannot question the paper setter, we cannot question the paper. Okay, so we are to solve it, so we will solve it. I hope you have understood it. I think कि जो हमारा पेपर का जो लेवल है, लेवल हाई करने के चक्कर में कुछ एडजस्टमेंट्स इस तरह से डाल दिए, इतनी इंटर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स डाल दिए दैट दे रिक्वायर थिंकिंग अगेन एंड अगेन. So if we look at overall pattern of this, you see you had a first question, true false question, 7.5 marks, and you had a question from Lees, theory question from Lees, 3 marks, and a question from I think 3.25 or something, and then you have another question from the accounting principles, which is of let me just check, 3 and 3.25, right? Okay, Lees is of 3 marks and this is of 3.25. 13.75 because you have 55 marks paper and we are to attempt 4 questions, so each question carrying equal marks. Then you have another complete question from branch. You have another question from hire purchase and a question from dissolution, 13.75, 13.75, 13.75. Then you have a question from you can say inventory, 6 marks, depreciation 4 marks, and another lease question of 3.75 marks something. Let me just check because I do not remember this. And yes, right, 3.75. Then you have a question from final accounts of again 13.75. so the level is different. This is your examination paper, so I hope you have understood the paper. So next time हम इस paper को solve करेंगे. Now that is going to be a very lengthy you can say video because you have 4 questions, and we have to solve them in 3 hours, and I am planning to solve all questions for you. So you can very well imagine that it is likely to be a 4 or 5 hours working. Okay, so this is going to be a bigger, you can suggest me, should I give the solutions question wise or should I give all the solutions in one? आप बता सकते हो मुझे through the comments. Otherwise कोई बात नहीं, आप उसे आगे करके देख लोगे, है ना. So that is it for the day. Stay learning and practicing. Stay smiling. Thank you.